हमारा टॉपिक है जी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा टॉपिक है जी आज का, जो हमें आज करना है। अब देखो जी, हमारे पास कोई एक पार्टिकल है। वो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और ऐसे कोई कर्व पाथ फॉलो करता हुआ बी तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये इस पार्टिकल की हो गई इनिशियल पोजीशन। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ये हो गई इनिशियल पोजीशन। और फाइनली ये पार्टिकल पहुंचा है बी पर, तो ये इसके लिए हो गई फाइनल पोजीशन। अब पार्टिकल ने ये जो कर्व पाथ फॉलो किया है, अगर आप इसका एक्चुअल लेंथ नाप लेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस कर्व पाथ, ये कहलाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। लेकिन अगर हम इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। मैं इधर ब्लू कलर से अलग लिख रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Displacement is a vector quantity. It is directed from initial to final position. आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है। आप ये भी कह सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक अंतर है। वो अंतर क्या है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर में क्या अंतर होता है? स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ में उसकी यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज 100 मीटर। तो 100 मीटर में 100 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और मीटर उसका यूनिट हो गई। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट बताते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी हमें बताना होता है कि वो 100 मीटर किस डायरेक्शन में है, ड्यू ईस्ट है या ड्यू वेस्ट है या ड्यू नॉर्थ है या किसी और डायरेक्शन में है। तो वो डायरेक्शन भी हमें बताना होती है। अब यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को देखने के बाद आपको एक बात यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट की लाइन है ब्लू कलर वाली, जब आप इसको नापेंगे तो इसका लेंथ कम आएगा डिस्टेंस के कंपैरेटिवली। डिस्टेंस वाली वो रेड कलर की कर्व्ड लाइन है, उसके लेंथ के कंपैरेटिवली कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां से चाहें तो कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज, यहां पर जब हम ऐसा लिखते हैं ना, तो इसमें एक बात इंप्लाइड है। जब हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, तो इसमें सर्टेनिटी होती है, इसमें सर्टेनिटी होती है कि ये ऐसा हमेशा होता है। और इस सर्टेनिटी के साथ अगर हम कह रहे हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें गलती क्या हो गई? अगर ये पार्टिकल बजाय कर्व पाथ के स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता, स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता, तो ऐसे में इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाने पे, जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ की है, अगर ये इस पर जा रहा होता तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट भी यही होता और डिस्टेंस भी यही होता। तो जो स्टेटमेंट मैंने इस लाइन के जस्ट ऊपर लिखा है वो गलत हो गया, क्योंकि इसमें इम्प्लाइड है ऑलवेज, अपने आप इम्प्लाइड है ऑलवेज, भले ही आप ना भी कहें तब भी इम्प्लाइड है ऑलवेज। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसे सही करने के लिए मुझे लिखना चाहिए डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस देन
और इक्वल टू डिस्टेंस, ये मुझे लिखना चाहिए। अब यहाँ पर इस सिंबल को जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे आइदर लेस देन, इसके वजह से आइदर लेस देन, और इसके वजह से और इक्वल टू। तो हम पढ़ेंगे आइदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अभी इसमें एक गड़बड़ और है जो मैंने लिखा है। वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ ये है कि डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर मुझे कंपैरिजन करना है डिस्प्लेसमेंट के केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का। अगर डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर ड्यू ईस्ट, तो मुझे ड्यू ईस्ट छोड़ देना है, केवल 100 मीटर का कंपैरिजन करना है डिस्टेंस से। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वर्ड को दो वर्टिकल लाइंस के बीच में एंक्लोज करूंगा। दो वर्टिकल लाइंस के बीच एंक्लोज करने का मतलब हुआ कि मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अब केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड के कंपैरेटिवली हमेशा कम होगा। अब देखिए, अब हमें एक टर्म यहाँ पर डिस्कस करनी है, वेलोसिटी। वर्ड वेलोसिटी का फर्स्ट लेटर है V, तो इसलिए वेलोसिटी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं जी स्मॉल v। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब प्रॉब्लम है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड। पर सेकेंड मीन्स ड्यूरिंग ईच सेकेंड। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से आपको ये समझाता हूँ। अगर आपको कहा जाए फॉर एग्जाम्पल कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 6 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो, ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 मीटर और सेकेंड को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए ना। अब इसको हम समझेंगे क्या है। इसका मीनिंग है ड्यूरिंग ईच सेकेंड, ड्यूरिंग ईच सेकेंड displacement is increasing by 6 meter. It means during each second displacement is increasing by 6 मीटर। ये हमारे पास वेलोसिटी हुई। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। ठीक है। यस सर, नोटेड। अब देखिए, ये क्वेश्चन है मेरे सामने, जिसे अब आप लोगों ने सॉल्व करना है। वो क्या है? एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ ऑब्वियस से बढ़ता जाएगा जब वो पार्टिकल चल रहा है। हमें बताया गया है कि इसका डिस्प्लेसमेंट 8 सेकंड में, इधर हमारे पास ये टाइम है सेकंड में, 8 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर हो गया। तो इस ग्राफ की मदद से आपने उस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। बताइए सब, ये वेलोसिटी कितनी आती है? सर इसे 4। कैलकुलेट करने के लिए, बिल्कुल, इसे कैलकुलेट करने के लिए आप 32 मीटर को 8 सेकंड से डिवाइड करेंगे, और यहां से ये कैलकुलेट करके आती है 4 मीटर पर सेकंड। आपने 4 के साथ यूनिट को बोलना भी जरूरी है, 4 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास आती है। अब मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, उसे देखिए आप। मैंने क्या किया, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया टाइम एक्सिस पर, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। अब आप देखो, ये एंगल को मैंने थीटा लिख लिया। थीटा के सामने वाली आर्म को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पहले तो ये चेक कर लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली आर्म को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस। अब आप देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का लेंथ ही तो 32 मीटर है, और ये जो बेस है ये 8 सेकेंड है। तो ये जो 32 मीटर है, इसको परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने, और 8 सेकेंड को बेस लिख दिया। अब आप देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 थीटा। 10 थीटा। तो यहां से मेरे पास आया कि वेलोसिटी v इक्वल्स होती है 10 थीटा।
अब ये tan थीटा किसका, st ग्राफ का, वेलोसिटी होती है tan थीटा ऑफ st ग्राफ, ये बात आपको याद रखनी है। tan थीटा को हम स्लोप भी कहते हैं, स्लोप हिंदी में ढाल, ठीक है जी। तो ये स्लोप ऑफ st ग्राफ भी होती है। अब आप देखिए मेरे पास इस तरह का एक ग्राफ है, ये इसमें आप वेलोसिटी के बारे में कुछ कह सकते हैं। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो ये जो रेड कर्व है इसमें स्लोप लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। आप बताइए, इधर ये डिस्प्लेसमेंट है s, उधर टाइम है, चेक कर लो जी। हियर द स्लोप इज इंक्रीजिंग, st ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, तो आप यहां से कह सकते हैं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। चेक कर लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन। वर्ड एक्सेलरेशन का फर्स्ट लेटर है ए, यही वजह है कि हम एक्सेलरेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं ए। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हुआ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड, यानी हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हो रहा है। अब मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की मदद से आपको ये समझाता हूँ इसका क्या मीनिंग हुआ। फॉर एग्जांपल, acceleration of a particle is given as 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैथमेटिकली ना जी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 मीटर और सेकंड की पावर -2 है ना, तो इसका मतलब है सेकंड डिनोमिनेटर में है और वो भी 2 बार है, पावर 2 है। आप इसे फिर से लिखिए ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड 2 बार है, एक और सेकेंड, ऐसे लिखिए। अब आप यहाँ पर देखिए ये 2 मीटर और ये पर सेकेंड, आप इसको लिख सकते हैं वैसे 2 मीटर पर सेकेंड और अभी डिनोमिनेटर का 1 सेकेंड बाकी रह गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा था कि एक्सेलरेशन होता है इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड। आप देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन ये है, इट मींस ड्यूरिंग ईच सेकेंड velocity is increasing by 2 meter per second। आप देखें, it means during each second velocity is increasing by 2 meter per second। ये एक्सेलरेशन हो गया। चेक कर लो जी से। इस बार मेरे पास है जी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम हो गया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हो गई ये वेलोसिटी। मुझे ये बताया गया है इसमें कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी 6 सेकंड में बढ़ करके 18 मीटर पर सेकंड हो गई। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। अब एक्सेलरेशन बताएं कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सर वेलोसिटी 3 जीरो से, हाँ बिल्कुल 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी देखिए 18 मीटर पर सेकेंड हो गई है 6 सेकेंड में। 6 सेकेंड में, मैं गलत लिखने लगा था, 6 सेकेंड में। यहाँ से ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बिल्कुल पहले ही की तरह से जैसे मैंने पिछले ग्राफ में किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वही परपेंडिकुलर मैंने यहाँ भी इसी तरह से ड्रॉ किया और ये जो बेस एंगल है इस ट्रायंगल का उसको मैंने यहाँ थीटा मार्क कर लिया। थीटा के सामने वाली आर्म हो गई ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस।
अब आप इस परपेंडिकुलर की लेंथ को देखिए, ये परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई 18 मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये जो 18 मीटर पर सेकेंड लिखा है, ये यहाँ परपेंडिकुलर है और 6 सेकेंड है बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जी tan थीटा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन tan थीटा होता है। आपको लिखना चाहिए ये a इक्वल्स हो गया tan थीटा। लेकिन अब एक दिक्कत है, वेलोसिटी भी tan थीटा थी और ये एक्सेलरेशन भी tan थीटा है, तो ये तो एक बात अपने आप में कंफ्यूजिंग सी हो गई। तो हमें ये सोचना पड़ेगा दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। वेलोसिटी tan थीटा थी st ग्राफ का, और इस बार जो ग्राफ है हमारे पास ये है vt ग्राफ। तो इस बार एक्सेलरेशन है tan थीटा ऑफ vt ग्राफ, और मैंने बताया था tan थीटा को हम स्लोप भी कहते हैं, तो आप इसे स्लोप ऑफ vt ग्राफ भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ vt ग्राफ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया जी एक्सेलरेशन, और इस पर्टिकुलर केस में ये आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बॉडी है, उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है। इसमें वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड पर कांस्टेंट रहती है 5 सेकेंड के लिए। अब इस बार जो क्वेश्चन है इसमें हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। अब आप बता सकते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलिए। सर 50 मीटर। हाँ, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला। वो तो अभी हम डेराइव करेंगे। यस सर। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होगा 50 मीटर, ये सर 50 मीटर वेलोसिटी मल्टीप्लाई इंटू टाइम। टाइम। हाँ, ये यस आया सर। मेरे पास s इक्वल्स वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी यहाँ पर s इक्वल्स हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 सेकेंड, और ये कैलकुलेट होकर के आ गया 50 मीटर। अब आप इसे एक बार फिर से देखिए यहाँ पर। अब आप देखो ये शेप क्या बन गई, एक रेक्टेंगल। अगर आप देखें तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, वो ये पर्टिकुलर डायमेंशन ही तो है 10 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो, ये यस पर्टिकुलर सर। डायमेंशन है 10 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड है ये वाला डायमेंशन, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इंटू रेक्टेंगल का एरिया हो गया। मैं यहाँ पर बजाय इसे रेक्टेंगल का एरिया कहने के एक जनरल टर्म बताता हूँ जो हमें आगे भी काम आती रहेगी। वो क्या है, वो है कि ये जो रेड लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये है ना रेड लाइन, इसके नीचे का एरिया हो गया ये। आप देखो इसके नीचे का एरिया हो गया ये, है ना। तो यहां से मेरे पास एक और नई चीज निकल करके आई या कंक्लूड की मैंने, कि डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। आप लोग लिख लीजिए इसको, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ये एक जनरल बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको चेक कर लीजिए। अब की बार जो हमारे पास वीटी ग्राफ है, बजाय वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होने के इस तरह का है, ये इंक्लाइंड है लाइन। अब इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताइए एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर इस एंगल को थीटा मानेंगे, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कर देंगे tan थीटा। एक्सेलरेशन इक्वल्स होता है tan थीटा ऑफ वीटी ग्राफ, और ये वीटी ग्राफ है ही tan थीटा ऑफ वीटी ग्राफ, और ये वीटी ग्राफ है ही। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और बेस हुआ 5 सेकेंड। आप चेक करिए, यस तो सर। यहाँ से 5 ये एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर 2 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। है ना। यस सर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड नहीं, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक हो गई बात, यूनिट यस का सर। ध्यान रखिएगा। अब मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट और कैलकुलेट करना है कितना होगा, ठीक है। आप बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
आपको लग रहा होगा फिर से 50 मीटर होगा, जबकि वो नहीं होगा। अब की बार उसका आधा होगा, 25 मीटर होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, और इस बार वीटी ग्राफ है ये रेड लाइन। इसके नीचे का एरिया अगर आप देखते हैं तो इसके नीचे का एरिया हुआ जी इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। आप चेक करिए इसको। और ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बेस हो गया इसका 5 सेकेंड, परपेंडिकुलर हाइट हो गई 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैलकुलेट होके हो गया 25 मीटर। आप इसको चेक कर लीजिए। यहाँ तक किसी तरह तो ये समझ आ गया बेटा जी आपको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें दिक्कत आएगी। अब आपको थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहे हैं। इस बार मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है इस तरह का लाइन, जो ओरिजिन से शुरू ना हो करके थोड़ा ऊपर से शुरू होती है, लाइक दिस, ऐसे शुरू होती है। और ये लाइन यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड से शुरू होकर के जाती है 9 मीटर पर सेकेंड तक, और ये टाइम होता है 6 सेकेंड। अब इसमें एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। अब दिक्कत आएगी आपको इसमें, क्योंकि इस बार ये लाइन ओरिजिन से शुरू नहीं हुई, तो इसलिए दिक्कत आएगी। मैंने क्या किया, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल ये लाइट ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद एक लाइन मैंने और ड्रॉ की यहाँ से, और नीचे टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आप देखो ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये जो ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, मैंने इसमें एंगल थीटा मार्क कर लिया। अब इसके सामने वाली यहाँ तक की आर्म होगी ये परपेंडिकुलर, और बेस होगी ये ग्रीन लाइन पूरी की पूरी। अब मुझे अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है इस केस में, तो एक्सेलरेशन होता है tan थीटा वीटी ग्राफ। अब यहाँ पर tan थीटा को देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार ये परपेंडिकुलर आप चेक करिए कितना होगा, 9 - 3 हुआ मीटर पर सेकेंड, यानी ये हुआ 6 मीटर पर सेकेंड, और बेस हुआ 6 सेकेंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात चेक कर लीजिए। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन में आगे अगला पार्ट है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए एक जनरल टर्म मुझे मालूम है, जनरल बात। डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ है कि यहाँ पर ये रेड लाइन, मुझे इसके नीचे का एरिया पूरा कैलकुलेट करना होगा, और वो एरिया होगा ये। अगर इस एरिया को देखो तो यहाँ पर दो एरिया हो गए। एक तो इसमें एरिया हो गया नीचे वाले रेक्टेंगल का ये एरिया, और दूसरा एरिया हो गया जी इसमें ये ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल का ये एरिया। ये दोनों एरिया अलग अलग कैलकुलेट करके आप सम अप कर लीजिए, तो इससे डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाना है। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों मुझे जोड़ने हैं, सम अप करने हैं। रेक्टेंगल का एरिया देखें तो ये हो गया 6 × 3, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस 6, परपेंडिकुलर हाइट भी 6/2, तो ये हो गया 18, और ये 36/2, ये भी तो 18 ही हो गया मीटर। तो यहाँ से मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 36 मीटर। आप लोग चेक कर लीजिए इसको। इसी एरिया को कैलकुलेट करने का मेरे पास एक तरीका और भी था। बजाय इसको कि मैं इसे दो हिस्सों में ब्रेक करता, अगर आप इस फिगर को देखें तो ये एक ट्रेपीजियम है, ये एक ट्रेपीजियम है।
तो मैं यहाँ पर सीधे ट्रेपीजियम का एरिया भी तो कैलकुलेट कर सकता था। मुझे यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना था अंडर वीटी ग्राफ। तो इस बार ये शेप ट्रेपीजियम है, तो मैं लिख सकता था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया होता है पैरेलल आर्म्स का एवरेज। ये आर्म हो गई 3, ये हो गई 9, इनका एवरेज यानी 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया 12/2 इंटू 6, यानी 6/6 हो गया। आप देखो यहाँ से भी ये 36 मीटर आ गया। तो इस तरह से भी आप इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते थे। चेक कर लें इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए इक्वेशंस होती हैं v = u + ut, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। वो इक्वेशंस कहाँ से आई, वो कैसे डेराइव हुई, अब हमें इसी डायग्राम की मदद से उन्हें डेराइव करना है। अब प्रॉब्लम आती है उनकी मदद से कैसे डेराइव करेंगे। आप देखिए ये जो रेड लाइन के लेफ्ट में लिखा है 3, जिसे मैंने अभी अभी डिलीट किया, वास्तव में ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, जिसके लिए आप सिंबल यूज करते हैं स्मॉल यू। और ये जो 9 है, ये 9 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है, जिसके लिए सिंबल यूज करते हैं आप v। और ये मैं 6 लिखा हूं, इसको मैंने टाइम को यूज किया t टाइम बाद, ये वेलोसिटी u से बढ़ के v हो गई। अब क्वेश्चन है कि इस ग्राफ की मदद से, इस बार ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ, इसमें आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें और फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। आपको एक्सेलरेशन मालूम है कि स्लोप या टेन थीटा होता है वीटी ग्राफ का, अभी हमने डिस्कस किया था। अब इसका स्लोप या टेन थीटा मुझे निकालना है, तो उसके लिए मुझे u वाली पोजीशन से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी। ऊपर वाला हिस्सा मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा, इसके सामने वाली ये आर्म परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर को आप देखें तो ये v - u हो गया। और ये वाली लाइन हो गई ग्रीन लाइन, ये लाइट ग्रीन लाइन बेस। अब मुझे कैलकुलेट करना था जी यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा टेन थीटा ऑफ वीटी ग्राफ। टेन थीटा का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर इस केस में है v - u और बेस है t। ये मेरे पास आ गया। यहां से देखें तो ये हो गया a × t = v - u। u लेफ्ट साइड ले जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, u + at = v। यहां से आप कंक्लूड करते हैं v = u + at। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई काइनेमेटिक्स की, जिसे आप लोगों ने याद रखना है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई काइनेमेटिक्स की, जिसे आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे कैलकुलेट करना था डिस्प्लेसमेंट, तो अब उसके लिए क्या करें। डिस्प्लेसमेंट S = होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे न्यूमेरिकल जब कराया था, तो मैंने कहा था एरिया ऑफ लोअर रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ अपर राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये जो रेक्टेंगल है, इसकी ये डायमेंशन u हो गई, ये डायमेंशन हो गई t। तो आप बताइए, रेक्टेंगल का तो एरिया u × t हो गया, प्रॉब्लम है ट्राइंगल की। ट्राइंगल का एरिया होगा बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, जो कि v - u है, डिवाइडेड बाई 2। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया था अभी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये जो इक्वेशन आई थी, इसको डिलीट नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ जरूरत थी इसकी। v - u आप देखो 80 के इक्वल है ना, यहाँ से ये मुझे यूज करना था। अब v - u की जगह अगर मैं 80 लिखता हूँ, तो ये इक्वेशन हो गई s = ut + t × 80 डिवाइडेड बाई 2।
यहां से सेकेंड इक्वेशन आ गई, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। सर एस इक्वल्स टू यू टी। आप देखिए यहाँ पर मेरे पास ये जो एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आया है, इसको ध्यान से देखो जरा सोच के आप। इसमें यू टी है रेक्टेंगल का एरिया और हाफ ए टी स्क्वायर है यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया। वही तो आया है ये, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया है यू टी, और ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया है हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरे पास आया है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया ये एरिया रेड लाइन के नीचे का, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के नीचे का, क्योंकि ये रेड लाइन ही तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो इसके नीचे का एरिया मुझे जब कैलकुलेट करना था, तो मैंने पहले ये रेक्टेंगल का एरिया ले लिया जो कि यूटी था, उसमें ये ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दिया हाफ ए टी स्क्वायर, और मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी तरह का कोई दिक्कत आपको है नहीं। अब मैं एक और बात कहता हूँ कि मेरे पास इसी को कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी था। अब वो तरीका क्या था मेरे पास कैलकुलेशन का, कि मैं यहाँ से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता, और ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल का एरिया, बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करता, और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया घटा देता, सब्ट्रैक्ट कर देता। ये भी तो एक तरीका था मेरे पास। अब आप एक और बात देखो जी, यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। चेक कर लो, दोनों की ये हाइट बराबर है, दोनों के बेस इक्वल हैं, दोनों राइट एंगल्ड हैं। आप चेक करो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों के एरिया बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो ये एरिया भी तो हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर एस कैलकुलेट करने के लिए, यानी इस रेड लाइन से नीचे का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, इस पूरे एरिया में से ये अपर ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो आप। यानी अगर आप देखो तो बड़ा वाला रेक्टेंगल हो गया उसका एरिया बी टी, इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया हाफ ए टी स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप चेक करिए ये भी तो एस होगा। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एक इक्वेशन और आ गई। अब आपको लग रहा होगा आपने तो तीन इक्वेशन पढ़ी थी, उनमें ये तो थी नहीं, आपने जी एक नई इक्वेशन और पढ़ा दी। क्यों पढ़ा दी ये बाद में बताऊंगा, लेकिन आप चेक कर लो ये सही तो है ना, बस ये चेक कर लो। क्यों पढ़ दी हमने ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सर यहाँ इसके पे आपने जो एस इक्वल्स टू वी टी है। इसमें दिक्कत अगर आपको ये है कि ये वी टी कहाँ से लिया मैंने, तो ये जो पूरा मैंने रेक्टेंगल बड़ा वाला कंसीडर किया था, इस रेक्टेंगल में ये वाली डायमेंशन आप सोच के देखो वी टी है, वी है। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया इसलिए वी टी हो गया था, उसमें से ट्राइंगल का एरिया मैंने हाफ ए टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और मेरे पास रिलेशन आ गया वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से। अब प्रॉब्लम आती है कि जी इसे याद कैसे रखेंगे। मैंने तो जी ऐसे याद रखा हुआ है यू टी, यू टी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, तो यू टी में हाफ ए टी स्क्वायर ऐड होता है। आप देखो u इनिशियल वेलोसिटी है, उसमें हाफ ए टी स्क्वायर ऐड होता है। v फाइनल वेलोसिटी है, तो वी टी में से ये हाफ ए टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है। मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। आपके लिए मैं एक और बात बताता हूँ कि आपको जब कभी भी कोई भी रिलेशन रिकॉल करना हो, तो ये ग्राफ को अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे। अगर ये ग्राफ रिकॉल करेंगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी, इक्वेशन एकदम सही याद आ जाएगी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो हमने ना कि यही डिस्प्लेसमेंट इस ट्रेपीजियम के एरिया की मदद से भी कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा। ट्रेपीजियम का एरिया होता है एवरेज ऑफ पैरेलल आर्म्स,
यानी u प्लस वी बाई टू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एक नया रिलेशन मेरे पास और आ गया। आपको ये याद करना बिल्कुल आसान है, याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल, दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू हुआ जी एवरेज वेलोसिटी। तो आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इक्वेशन आपके पास ये हो गई 4। अभी भी एक इक्वेशन जो आपने पहले से पढ़ रखी है, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, वो अभी भी नहीं है। आप इन चारों इक्वेशन को सबसे पहले चेक कर लो, इनमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर आप अभी भी हमारे पास एक इक्वेशन की कमी है, और वो इक्वेशन जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो है वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अभी भी नहीं आई। आपको यहाँ वी स्क्वायर चाहिए ना, इक्वेशन 1 में ये वी है ना, इसका स्क्वायर कर दो। आप लिखो वी इक्वल्स यू प्लस 80 और दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स यू प्लस 80 का होल स्क्वायर। यानी वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस दोनों की प्रोडक्ट का 2 गुना प्लस सेकेंड का स्क्वायर। अब मुझे मालूम है जी, मेरे को तो वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as लाना है। तो ये वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 2a कॉमन लेते ही रह गया ut, आगे 2 है नहीं तो ये हाफ रह जाएगा। और आप देखो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है जी s। तो यहाँ से आपके पास वो इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए थी, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके पास हो गई फिफ्थ इक्वेशन जो आपको अभी चाहिए थी। तो इस तरह से हमारे पास जो पहले आप 3 इक्वेशन पढ़ते थे, हमने उन्हें बढ़ा के कर लिया 5। अब एक दिक्कत है जी, पहले वो 3 याद करना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल था, अब 5 याद रखना तो और मुश्किल भरा काम हो गया। चलो जी, अब प्रॉब्लम ये है जी, एक तो हमने नंबर ऑफ इक्वेशंस इंक्रीज कर दी, 5 कर दी, तो दिक्कत है 5 क्यों कर दी और उन्हें कैसे याद रखेंगे। हमारे पास यहाँ पर कुल मिला के आप सोच के देखिए 5 पैरामीटर्स हैं, वो हैं u, v, a, t एंड s। जो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स u प्लस ए टी, आप ध्यान से देखिए इसमें s नहीं है, बाकी चारों हैं। ठीक है, 4 में है ये इक्वेशन। अब अगर मेरे पास 5 चीजें हैं और उनमें से 4 में मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, तो पहली बार मैंने एस को छोड़ के रिलेशन लिखा बाकी 4 में, तो फिर एक इक्वेशन ऐसी भी तो होनी चाहिए ना जिसमें टी ना हो बाकी चारों हो। एक इक्वेशन वो होनी चाहिए जिसमें ए ना हो बाकी चारों हो। एक इक्वेशन वो होनी चाहिए जिसमें बी ना हो बाकी चारों। और एक इक्वेशन वो होनी चाहिए जिसमें यू ना हो बाकी चारों। तो आप बताइए, नंबर ऑफ इक्वेशंस तो 5 फॉर्म होने चाहिए ना। तो 3 5। इक्वेशन जो आप जानते थे वो कम थी, हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन होना चाहिए 5। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन मैंने डेराइव की एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें क्या नहीं है, v नहीं है, इसमें v नहीं है। ये आपको पहले से याद थी, यूटी में हाफ ए टी स्क्वायर ऐड होता है। तो मैंने अगली इक्वेशन डेराइव करा दी वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। वी टी में से हाफ ए टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है, इसमें यू नहीं है बाकी चारों हैं। फिर मैंने एक और इक्वेशन आपको डेराइव कराई, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसकी मदद से वर्बली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें ए नहीं है। और बाद वाली इक्वेशन है लास्ट वाली, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें टाइम टी नहीं है। ये 5 इक्वेशन हो गए। अब हमें कोई भी क्वेश्चन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का दिया जाए और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो उसे सॉल्व करने के लिए इनमें से कोई एक इक्वेशन का आप यूज करेंगे। जिस भी इक्वेशन का यूज करेंगे उसमें 4 चीजें हैं। इक्वेशन से एक अननोन ही तो कैलकुलेट होगा, तो इसका मतलब कम से कम 3 क्वांटिटीज का पता होना हमें जरूरी है। आप सोच लो ये बात, एक नोट आप लिख लीजिए।
to solve a question of motion along a straight line at least three quantities must be known. कम से कम 3 बातों का हमें पता होना जरूरी है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में 3 से कम बातें मालूम है तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी उस क्वेश्चन में वो तीसरी बात हिडन है, उसमें छिपी हुई है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बार बार पढ़ के आपको ढूंढना पड़ेगी क्या है, तब आपको वो तीसरी बात पता लगेगी और तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ये हमें यहाँ से पता लगा।